हेलो दोस्तों, हम फेफड़ों से रिलेटिव आज एक टेस्ट लगाने जा रहे हैं जो कि 40 क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और काफी मोस्ट टॉपिक है ये। और इसके सारे टेस्ट में ही आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है पल्मोनोजिस्ट, पल्मोनोलॉजी या यूरोटोलॉजी या नेफ्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी फेफड़ों का अध्ययन कहलाता है। जहां पहला ऑप्शन देखते हैं पल्मोनोजिस्ट, तो फेफड़ों के विशेषज्ञ को पल्मोनोजिस्ट कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो फेफड़ों का आकार कैसा होता है। बेलनाकार, अर्धगोलाकार, शंकुआकार या पृथ्वी के समान। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, तो इसका जो आकार होता है तो वो शंकु आकार का होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जन्म के समय फेफड़ों का रंग कैसा होता है। तो आपको बता दें कि जब आदमी वयस्क हो जाता है तो उसका कलर भूरे रंग का हो जाता है, लेकिन जन्म के समय फेफड़ों का रंग गुलाबी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों का वजन वयस्क में लगभग कितना होता है। तो आपको बता दें कि फेफड़े का वजन जो वयस्क में होता है तो लगभग 1 किलो 300 ग्राम के लगभग होता है। वहीं 350 अगर पहला ऑप्शन देखते हैं, तो हृदय का जो वजन होता है लगभग 350 ग्राम होता है। और 170 ग्राम अगर देखें तो किडनी का लगभग 170 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फुफ्फुस में गुब्बारे जैसी संरचना है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपको बता दें, फुफ्फुसी फेफड़ों को कहा जाता है या लंग्स कहा जाता है। तो कूपिकाएं हैं, शाखाएं हैं, डायाफ्राम है या ग्रीसनी है। तो आपको बता दें, इसका जो सही आंसर होगा कूपिकाएं होगा। जो एग्जाम कभी कभी आपको ये भी कहता है कि अंगूर की जैसी संरचना कौन सी होती है, कूपिकाएं या एल्वोली होती है। तो आप जो चित्र में देख रहे हैं, तो छोटे छोटे लास्ट में जो वर्ड आ जाते हैं, तो ये छोटी छोटी सी बनी होती है। और आपको बता दें कि ये हमारे एक लंग्स में, ये दोनों लंग्स में लगभग 400 से 500 मिलियन लगभग कूपिकाएं होती हैं जो आपके ऑक्सीजन का वहन करती हैं। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कैसा होता है। तो आपको बता दें कि मनुष्य का जो राइट फेफड़ा होता है, यानी आपका जो राइट लंग्स होता है, तो वो कैसा होता है, तो वो बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। इसकी वजह एक और है, क्योंकि बाएं फेफड़े में यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर हृदय के लिए जगह होती है, जिसकी वजह से नेचर ने इसको क्या किया है कि दाएं फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा और वजन में भी ज्यादा है और वो थोड़ा छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मनुष्य के फेफड़े में कितनी पालियां होती हैं। तो आपको बता दें कि मनुष्य के फेफड़े में, दोनों फेफड़ों में 5 पालियां होती हैं। अब ये पालियां क्या होती हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं। जो ये ऊपर वाला खंड है जहां पर ये ब्लैक निशान बन रहा है, एक बीच में है और एक ही निचला है। इसी तरीके से बाएं में देखें तो एक ऊपर है और एक निचला है। इसका मतलब दाएं में 3 पालियां होती हैं और बाएं में 2 होती हैं। और दोनों ही फेफड़ों में देखा जाए तो 5 पालियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि मनुष्य के शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फेफड़े में 2 दरारें पाई जाती हैं। तो आपको बता दें कि जो चित्र में मैप में है, जो ये बीच में ब्लैक दरारें हैं, तो इनको दरारें कहा जाता है। दाएं फेफड़े में 2 पाई जाती हैं, जबकि बाएं फेफड़े में 1 पाई जाती है। तो हमसे पूछा है कि किस फेफड़े में 2 दरारें पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाएं फेफड़े में 2 दरारें पाई जाती हैं। शरीर में जो है रक्त शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ छोड़ने के लिए लाता है। आपको बता दें, हमारी बॉडी में जो कार्बन डाई होती है, तो वो सारा जो बॉडी में से कार्बन डाई लाया जाता है, तो वो कहाँ छोड़ी जाती है। तो आपको बता दें, हमारे जो फेफड़े हैं इनमें जो छोटी छोटी एल्वोली हैं जिन्हें कूपिकाएं कहा जाता है, तो इसमें छोड़ने के लिए लाता है। तो इसका आंसर होगा कूपिकाएं। और कूपिकाएं उसको हमारी बॉडी से बाहर कर देती हैं। यही हमारी श्वसन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है, तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है, ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में समझें तो जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे फेफड़ों में थोड़ी हवा रह जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो आपको बता दें, उसको कहा जाता है अवशिष्ट मात्रा। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, तो हमने कितनी सांस छोड़ी और कितनी ली, तो उसको कहा जाता है ज्वारीय आयतन। वो लगभग 500 ml के बीच होती है। और जो अवशिष्ट मात्रा होती है, जिसे अवशिष्ट आयतन भी कहा जाता है, तो ये लगभग 1200 ml के बीच होती है। हमारे फेफड़ों में हमेशा 1200 ml हवा मौजूद रहती है जब हम छोड़ते और सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दाएं फेफड़े में वायु मार्ग खंड कितने होते हैं। तो आपको बता दें कि जब हमारे यहाँ से श्वास नली से जो खंड आते हैं व्हाइट व्हाइट, तो ये ऐसे कितने होते हैं। तो आपको बता दें, दाएं फेफड़े में जो वायु मार्ग खंड होते हैं, तो वो 10 खंड होते हैं। जबकि बाएं फेफड़े में देखें तो 8 होते हैं या 8 से 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं। तो आपको बता दें, ये जो पालियां हैं इन्हें ही लोब कहा जाता है या खंड कहा जाता है। तो बाएं फेफड़े में आप देख रहे होंगे कि कितने लोब हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, यानी 2 लोब होते हैं। जबकि दाएं फेफड़ों में 3 लोब, 3 खंड या 3 पालियां होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2 लोब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में प्रयुक्त वायु का घटक क्या है।
तो श्वसन की प्रक्रिया में वायु का जो घटक है, तो आप सीधी सी बात है कि हम ऑक्सीजन के लिए ही ये सारी प्रक्रिया करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दाएं फेफड़े में कितनी पालियां होती हैं? जैसे कि अभी बताया, तो दाएं फेफड़े में कितनी पालियां होती हैं? तो 3 पालियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल के एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त किए जा सकते हैं? आपको बता दें, वायवीय श्वसन का मतलब यह है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, जिसे एरोबिक भी कहा जाता है इंग्लिश में। लेकिन जब ऑक्सीजन जब टूटता है, तो आपको बता दें, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है तो 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। लेकिन जब यहाँ पर पायरुविक अम्ल के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 15। तो याद रखिएगा कि अगर ग्लूकोज टूटता है तो उसके लिए कितने एटीपी बनते हैं? अणु 38 बनते हैं। जबकि अवायवीय में जब टूटता है तो केवल 2 ही अणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों में वायु की थैलियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, यह धूम्रपान के कारण कौन सा रोग हो जाता है? आप समझ रहे होंगे, कुपिकाएं जिन्हें एल्वोली कहते हैं, तो जब वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो ऐसा कौन सा धूम्रपान का कारण होता है? तो इससे कौन सा रोग हो जाता है? तो सही आंसर होगा वात स्फीति। यानी हम जब बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो इसकी वजह से हमें एक रोग हो जाता है जिसे वात स्फीति कहा जाता है। वहीं देखें तो फेफड़ों में सूजन आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। यह रोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी का कारण होता है। तो ये ऐसा रोग होता है निमोनिया। यानी आप देखते हैं बच्चों की पसलियां चलती रहती हैं तो हमारे सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से हम सांस तेजी से लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी पसलियां चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? तो ऑक्टोपस, स्कीडस और क्लाउनफिश इन सब में पाए जाते हैं। केवल 2 ही जंतु ऐसे हैं जिनमें गलफड़े नहीं होते। एक होती है व्हेल और दूसरी होती है डॉल्फिन। याद रखिएगा, डॉल्फिन में भी नहीं होते। तो ये लोग क्या करते हैं कि पानी के अंदर रहने के साथ साथ हर 10 से 15 मिनट के ऊपर बाहर आते हैं और श्वसन लेने के बाद फिर नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? तो आपको बता दें कि हमारे लिए जो पृष्ठ प्रदान करता है, तो नीचे जो आपका है एल्वोली, यानी कह सकते हैं कि आपका कुपिकाएं। तो मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है? तो एल्वोली या कुपिकाएं करती है। वायवीय श्वसन क्या है? आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया श्वसन ही वायवीय कहलाता है, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता तो अवायवीय कहलाता है, जिसे एनाएरोबिक भी कहते हैं, और वायवीय श्वसन को एरोबिक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फेफड़े की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो फेफड़े की जो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है तो हमारी एल्वोली होती है, जो कि हमारी 300 से 500 मिलियन के बीच होती है, और लगभग में औसत में देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य में 480 मिलियन के बीच में एल्वोली पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा एल्वोली। अगला क्वेश्चन देते हैं। यानी किसकी प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है? यानी हमारी बॉडी में हम ऐसा क्या करते हैं जब ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है? तो आपको बता दें, हम करते हैं श्वसन। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जब हम कोई सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज को जलाती है, और ग्लूकोज को जलाने के बाद उसको तोड़ देती है काय में, जल में तोड़ देती है, कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ देती है, और ऊर्जा यानी एटीपी में तोड़ देती है। तो उसकी जो जलने की प्रक्रिया होती है उससे ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया होती है श्वसन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायवीय जिसे एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या है? जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देता है और प्लस ऊर्जा में। तो इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? यानी CO2 और H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हम शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं तो आप सीधा सा समझ रहे होंगे, वो अंदर को लिया तो अंतःश्वसन होगा, और जब हम शरीर में से ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो निःश्वसन होता है। तो इसका सही आंसर होगा अंतःश्वसन। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज में बदल जाता है। जब हम एरोबिक करते हैं, वायवीय श्वसन करते हैं, तो ग्लूकोज किस में बदल जाता है? तो सीधा है कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली फेफड़ों को ढकी रहती है? तो आपको बता दें, हमारा फेफड़ा कवर रहता है, ये झिल्ली उसकी सुरक्षा भी करती है, और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। जैसे कि हमारा फेफड़ा पंप करता है तो वो फेफड़ा घिसे ना, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फुफ्फुस आवरण। जो हमारी झिल्ली होती है पूरे फेफड़े को कवर करके रखती है दोनों को, तो उसको फुफ्फुस आवरण कहा जाता है। फेफड़े किस में संलग्न होते हैं? यानी हमारे फेफड़े जो होते हैं किसके अंदर बंद होते हैं? तो इसी का सीधा सा आंसर है फुफ्फुस झिल्ली, जैसा अभी पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है,
यानी गैसीय बेवनी में जो होता है हमारी बॉडी में, तो वो कौन करता है? फेफड़े एल्वोली करते हैं, ट्रेकिया स्वरम तंत्र करता है। एल्वोली और गले से होता है या गले और फेफड़े से होता है? तो हमें पता है कि मेन फंक्शन कौन करता है? एल्वियोली। और एल्वियोली कहाँ स्थित है? फेफड़ों में। तो इसका आंसर होगा फेफड़े और एल्वियोली यानी कुपिकाएं। कृत्रिम श्वसन के लिए गैस सिलेंडर के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं जो हॉस्पिटल में जो गैसें होती हैं तो उनमें कृत्रिम श्वसन लिया जाता है। तो उन सिलेंडर्स में क्या होता है? क्या टोटल ऑक्सीजन होती है, कोई दूसरी गैस भी होती है? तो आपको बता दें उसके अंदर दूसरी गैस भी होती है। तो उसके साथ जो होती है वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती है। इसलिए जो कृत्रिम श्वसन के सिलेंडर्स होते हैं उनको हिलोक्स भी कहा जाता है एक वर्ड में। तो याद रखिएगा उसके अंदर ऑक्सीजन और हीलियम गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यपट या डायाफ्राम क्या है? जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ जो ब्लू कलर के नीचे जो सीधी से जो झुका पड़ा है, ये वाला साइड जो होती है जहां पर एरो है, तो इसी को डायाफ्राम कहते हैं। तो डायाफ्राम कैसा है? धमनी है, चिकनी पेशियां हैं, या कंकाल पेशियां, अस्थि गुहा है? तो सब इसको ज्यादातर गलत कर देते हैं, जबकि इसका सही आंसर होगा कंकाल पेशी। तो ये कंकाल पेशी कहलाती है। निःश्वसन के दौरान डायाफ्राम कैसा होता है? निःश्वसन का मतलब है जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो डायाफ्राम का आकार कैसा हो जाता है? तो आप चित्र में भी देख रहे होंगे जब हम सांस ऊपर को छोड़ेंगे तो ये डायाफ्राम ऊपर को हो जाता है, जब सांस नीचे को लेते हैं तो ये डायाफ्राम नीचे को हो जाता है। तो जब हम सांस ऊपर को छोड़ते हैं, बाहर करते हैं, तो गुंबद के आकार का हो जाता है। लेकिन वहीं हम सांस नीचे को लेते हैं तो ये चपटा हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा निःश्वसन, यानी सांस बाहर को छोड़ लें तो गुंबद के आकार का डायाफ्राम हो जाता है। रक्त प्रवाह में परिवहन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? यानी रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो वो ऑक्सीजन ही होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है? यानी मस्तिष्क हमारा कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे सांसों को नियंत्रित करता है? आप जानते हैं कि श्वसन क्या है? हमारी अनैच्छिक क्रिया है, और जो भी हमारी बॉडी में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं तो उनको मेडुला ऑब्लांगेटा ही नियंत्रित करता है या उनको कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? जैसे कि अभी बताया था कि जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ सांस रह जाती है फेफड़ों में, तो उसको अपशिष्ट मात्रा या अपशिष्ट आयतन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अपशिष्ट आयतन। और ये भी याद रखिएगा हमारे फेफड़ों में कितनी हवा रहती है? लगभग 1200 ml। लेकिन ध्यान रखना जब हम सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं तो उसमें छोड़ी गई और सांस ली गई जो मात्रा होती है उसे ज्वारीय आयतन कहा जाता है, और वो लगभग 500 ml के बीच होती है। रक्त में कौन सी गैस अधिक घुलनशील है, ऑक्सीजन या कार्बन डाई? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफी डाउटफुल क्वेश्चन है। जब हमारे रक्त में घुलनशील कौन सी होती है, ऑक्सीजन या कार्बन डाई? आप देख रहे हैं जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ब्लड हमारी उसे पूरी बॉडी में उसको ले जाता है, लेकिन कार्बन डाई जैसे ही हमारे ब्लड में जाती है तो एकदम घुल जाती है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाई। जबकि सब सोचते हैं कि ऑक्सीजन ही घुलनशील होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कार्बन डाई रक्त में हमारे ज्यादा घुलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा है? प्राथमिक का मतलब है कि हमारा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो मनुष्य में प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा फेफड़े ही प्राथमिक अंग है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रक्रिया वही करते हैं। सांस लेने के दौरान डायफ्राम कैसा होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया था, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे को हो जाता है और चपटा हो जाता है या सुकड़ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सुकड़ता है और नीचे की ओर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में अधिकांश ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? प्लाज्मा में घुला हुआ, हीमोग्लोबिन से बंधा हुआ, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, या कार्बोनेट एसिड के रूप में? आपको बता दें कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझ भी लीजिए। जब हम नाक के द्वारा, गले के द्वारा सांस लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों में मौजूद होता है रक्त, और रक्त में क्या होता है? होमोग्लोबिन होता है। होमोग्लोबिन क्या करता है? उसको बांध लेता है और पूरी बॉडी में को संचार कर लेता है केवल ऑक्सीजन को। तो इसका सही आंसर होगा होमोग्लोबिन से बंधा हुआ होता है, और होमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के उत्पाद के रूप में कौन सी गैस निकलती है? क्या होता है कि जब हम ज्यादा व्यायाम कर लेते हैं, कोई वर्क कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो रिलीज होता है तो वो लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? श्वास नली है, एल्वियोली तो मोस्टली है, ब्रोंकाई भी होती है। ब्रोंकाई क्या होती है? आप चित्र में देख रहे होंगे, जो मेन श्वसन तंत्र के आगे जो छोटी छोटी ये भुजाएं होती है ना, ब्रोंकाई कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा यकृत हमारे श्वसन तंत्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन तंत्र के किस भाग में वायु और रक्त के बीच गैसों का वास्तविक आदान प्रदान होता है? तो हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी में आदान प्रदान करता है तो वो एल्वियोली ही करती हैं, यानी ब्लड में से कार्बन डाई को ले लेता है